जंतर मंतर का इंकलाब जब झुक गई हुकूमत, दिल्ली की कड़कती धूप और उड़ती हुई धूल के बीच जंतर मंतर का वह मैदान सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था। वह लाखों युवाओं के टूटे हुए सपनों, की आंखों के आंसू और सीने में सुलगती गुस्से की आग का कुरुक्षेत्र बन चुका था। सड़क के किनारे गत्ते बिछाकर बैठे हजारों छात्र, कोई गांव के मिट्टी के मकान से आया था तो कोई खेत गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरने वाला किसान का बेटा था। किसी की माँ ने अपने गहने बेचकर शहर भेजा था तो किसी के बाप ने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर किताबों का इंतजाम किया था। लेकिन जब सालों की कड़ी मेहनत और बाद परीक्षा का नतीजा आने वाला था तो धांधली और पर्चा लीक की खबर ने पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। सरकार और प्रशासन की तरफ से शुरुआत में सिर्फ दिलासे और धमकियां मिली थी। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहा तो उन पर वाटर कैनन चलाए गए, लाठियां बरसाई गई और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया। लेकिन हुकूमत यह भूल गई थी कि जब देश का युवा जागता है तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। उम्मीदों का चिराग और पहली रात। कहानी की शुरुआत होती है राघव से। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला राघव, जो पिछले 4 सालों से एक 10 बाय 10 के कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ थे देश के कोने कोने से आए अलग अलग चेहरे, कन्याकुमारी की प्रियदर्शनी, पंजाब का सिमरनजीत और राजस्थान का कबीर। जब वे पहली बार जंतर मंतर पर जमा हुए थे तो उनकी संख्या केवल 200 थी। पुलिस के भारी पहरे और बैरिकेड्स के सामने वे बेबस लग रहे थे। तपती शाम को जब एक पुलिस अफसर ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर कहा, आधे घंटे में मैदान खाली करो वरना सब पर FIR दर्ज होगी और भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तब राघव खड़ा हुआ। उसने लाउड स्पीकर की तरफ देखा और आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में फौलाद था। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा भविष्य आप आज नहीं बर्बाद करेंगे साहब। हमारा भविष्य तो उस दिन बर्बाद हो गया था जिस दिन हमारे सपनों को चंद पैसों में बेच दिया गया था। अब यहाँ से या तो हमारा हक मिलेगा या हमारी लाशें उठेंगी। उस समय वाक्य ने जैसे बुझती हुई चिंगारी में हवा दे दी। मैदान में मौजूद हर छात्र खड़ा हो गया। नारों की गूंज से दिल्ली की दीवारें हिलने लगी। छात्र एकता जिंदाबाद, न्याय दो, न्याय दो। वह पहली रात जंतर मंतर के इतिहास में दर्ज हो गई। सड़क की पट्टियों पर भूखे पेट सोए उन बच्चों की आंखों में रात भर नींद नहीं थी। सिर्फ एक लौ जल रही थी, इंकलाब की लौ, दमन का चक्रव्यूह। अगले दिन दिनों में यह आंदोलन एक दावानल जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। सोशल मीडिया पर ट्रेड करने लगा। बनारस, पटना, जयपुर, इंदौर और इलाहाबाद जैसे शिक्षा के गढ़ माने जाने वाले शहरों से छात्र ट्रेनों और बसों में भरकर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। जंतर मंतर पर अब 200 नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा छात्र जमा हो चुके थे। लेकिन सत्ता का अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटता। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां शिक्षा मंत्री ने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता दिया। इन्होंने छात्रों से वापस घर लौटने की बात कही और जांच के नाम पर एक ढुलमुल कमेटी बनाने का ढोंग रचा। इस बयान ने जलती आग में घी का काम किया। उसी शाम दिल्ली में अचानक भारी बारिश होने लगी। पुलिस ने सोचा कि बारिश और ठंड के कारण भीड़ छट जाएगी। उन्होंने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुदरत के कहर और पुलिस की लाठियों के आगे छात्रों का हौसला और बुलंद हो गया। लड़कियों ने तिरंगा हाथों में थामकर मानव श्रृंखला बना ली। लड़के एक दूसरे के हाथ पकड़कर सड़क पर बैठ गए। कबीर, जिसका लाठी चार्ज में सर फट गया था, खून से लथपथ माथे पर तिरंगी पट्टी बांधकर माइक पर गा रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वह नजारा ऐसा था कि वहां मौजूद मीडिया के कैमरे और ऑन ड्यूटी खड़े कई पुलिसकर्मियों की आंखें भी नम हो गई। यह लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं रह गई थी, यह देश के तंत्र और जनता के विश्वास की लड़ाई बन चुकी थी। जब जनता बनी छात्रों की ढाल। 5वें दिन तक जंतर मंतर पर रसद, खाना और पानी खत्म होने लगा था। सरकार को लगा कि भूख इन बच्चों को तोड़ देगी, लेकिन वे भूल गए थे कि यह भारत की तासीर है।
दिल्ली के आम नागरिक, ऑटो वाले, ढाबे वाले और गुरुद्वारों की संगतें आगे आई। ऑटो चालकों ने मुफ्त में राशन पहुंचाना शुरू कर दिया। दिल्ली की माताओं ने अपने घरों से रोटियां बनाकर जंतर मंतर भेजना शुरू कर दिया। गुरुद्वारों से विशाल लंगर लगा दिए गए। एक बूढ़े किसान जो अपने पोते का हौसला बढ़ाने पंजाब से आए थे, उन्होंने मंच से कहा, यह बच्चे देश की रीढ़ हैं, अगर रीढ़ टूट गई तो देश खड़ा कैसे रहेगा। हम अपनी फसलें बाद में संभाल लेंगे, पहले अपने बच्चों का भविष्य संभालेंगे। अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रहा था, इसमें किसान, मजदूर, शिक्षक और आम नागरिक सब शामिल हो चुके थे। जंतर मंतर पर उठने वाली हर आवाज सीधे संसद भवन के गलियारों में गूंज रही थी। अहंकार का पतन और ऐतिहासिक जीत। 7वें दिन जब सुबह एक नया इतिहास लेकर आई, देश भर में हो रहे उग्र विरोध और जंतर मंतर पर डटे 50,000 से ज्यादा बच्चों के अटूट संकल्प के सामने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का दबाव भी बढ़ने लगा था। संसद के भीतर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और सरकार के अपने ही कुछ सहयोगियों ने शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। जनसैलाब का दबाव इतना भीषण था कि खुद भारत सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। शाम 5 बजे दूरदर्शन और तमाम न्यूज चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विवादित परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगी। छात्रों की सभी प्रमुख मांगे बिना शर्त मान ली गईं। जैसे ही यह खबर जंतर मंतर पर पहुंची, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। छात्रों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर अगले ही पल पूरा जंतर मंतर आंसू और खुशियों के धमाके से गूंज उठा। जीत का जश्न और एक नया सवेरा। छात्र एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। राघव, कबीर और प्रियदर्शनी ने तिरंगे को चूमकर हवा में लहराया। जो पुलिसकर्मी कल तक उन पर लाठियां चला रहे थे, आज वे भी छात्रों को बधाई दे रहे थे। राघव ने माइक संभाला, उसकी आवाज में जीत की अटूट गरिमा थी। उसने रोते हुए मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों, आज यह जीत किसी एक इंसान की नहीं, यह जीत उस माँ के आंसुओं की है जिसने भूखे पेट सोकर हमें पढ़ाया। यह जीत उस बाप के पसीने की है जिसने अपनी जवानी हमारी किताबों के लिए बेच दी। आज भारत के छात्र युवा ने साबित कर दिया कि जब सच और हक के लिए आवाज उठाई जाती है तो दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। उस शाम जंतर मंतर पर आतिशबाजी हुई, राष्ट्रगान गूंजा और भारत के इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया कि जब जब इस देश का युवा एक साथ खड़ा होगा, तब तब अन्याय की हर दीवार ढह जाएगी। यह सिर्फ एक आंदोलन का अंत नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र और युवा शक्ति के एक नए स्वर्णिम सवेरे का शुरुआत थी। दोस्तों, यह ऐतिहासिक कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो इसे अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव। देश और युवाओं से जुड़ी हर बड़ी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके अपने चैनल शॉर्ट फैक्ट्री T21 को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।